हेलो मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025-26 के आधुनिक राजस्थान के इतिहास के सवालों का स्रोत देखने के बाद आज हम देखेंगे कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो नया सवाल आए हैं उनके स्रोत क्या हैं। आरंभ करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल यह आया था कि मुग़लों के उत्तराधिकार युद्ध के दौरान किस मुग़ल शहजादे ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से सहायता मांगी थी। अब यह सवाल बिल्कुल नया है और बिल्कुल ही कहानी से बनाया गया है। आप ये देखिए, मेरे पास गोपीनाथ शर्मा की ये किताब है राजस्थान का इतिहास। इसमें पेज नंबर 277 पर आएंगे आप, तो ये पूरी कहानी लिखी हुई है कि कैसे उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब और दारा सिक्का में संघर्ष चलता रहा और फिर उन्होंने कैसे कैसे राजपूताना के विभिन्न शासकों से सहायता मांगने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई। तो इसमें इस कहानी में औरंगजेब के बारे में लिखा है कि उसने देखा कि दारा को जयपुर और जोधपुर का सहयोग मिल चुका है। दारा सिक्कों को जयपुर और जोधपुर का सहयोग मिल चुका था, तो उसका ध्यान गया राज सिंह की ओर। तो उसने राज सिंह को पत्र लिखा। उसने शीघ्र ही पत्र लिखना आरंभ किया, जिसके द्वारा उसने दक्षिण में सैनिक सहायता भेजने का अभ्यर्थना भेजी। तो यहाँ पे सीधा सीधा ही लिखा है कि राज सिंह को सहयोग प्राप्त करने के लिए औरंगजेब ने पत्र लिखा था। इसका मतलब ये हुआ कि राज सिंह से औरंगजेब ने एक तो सहयोग लिया था। फिर इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसमें और भी नाम हैं, लेकिन यहाँ को बिल्कुल कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट रूप से लिखा गया। 278 पेज आगे नंबर इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये टीका दौड़ के बाद औरंगजेब जब खारी नदी पर पहुँचा तो उसने दारा का पत्र प्राप्त किया, जिससे उसकी सहायता प्राप्त करने की अभ्यर्थना थी। दारा सिकों ने पत्र लिखा राज सिंह के से कि उत्तराधिकारी संघर्ष में मेरा साथ दिया जाए। तो अब यदि आप इस सवाल को देखेंगे तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार से सेट किए गए हैं कि केवल दो ही व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो कि राज सिंह से सहयोग मांग सकते हैं। तो औरंगजेब और दारा सिकों स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। ऐसे में ये बाकी ऑप्शन अपना आप एलिमिनेट हो जाते। यदि एक से अधिक ऑप्शन का विकल्प होता तो आप सोचते कि यदि ये दो तो हैं और भी तो कोई हो सकता था, तो वो दोनों संभावनाएं समाप्त हो जाती। इसलिए ए और बी इसका उत्तर होंगे। अब ये जो दोनों किताबें हैं, इसमें से मैंने इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाए हैं। मेरी ये जो नोट्स है इसमें देखो, औरंगजेब और राज सिंह द्वारा सहयोग करने का प्रयास। पहले दारा सिकों को जयपुर जोधपुर का सहयोग मिल चुका था, फिर राज सिंह को इन्होंने पत्र लिखा। फिर इसी क्रोनोलॉजी में यदि आप 5वें पॉइंट तक पहुंचेंगे तो लिखा खारी नदी पर उसने सहयोग के लिए दारा को पत्र लिखा। औरंगजेब की फतेहबाद जीत मिल चुकी थी। फिर इसने मना कर दिया कि औरंगजेब का यदि पलड़ा भारी है तो मैं दारा सिकों का साथ क्यों दूँ। तो ये सवाल हैं वो जो आरबीएससी की जो स्टैंडर्ड किताबें चलती है 12वीं तक की, उसमें नहीं है। ज़्यादा डेप्थ में सवाल हैं और स्टोरी बेस्ड सवाल हैं। ये मैंने 10वीं का भी स्क्रीनशॉट लगाया है। इसमें राज सिंह का आप पढ़िए, इसमें बहुत कम इतनी सी इन्फॉर्मेशन है राज सिंह के बारे में, जबकि ये जो सवाल बनाया गया है वो कहानी से निकाला गया है, जिसमें ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत है। अगला सवाल इन्होंने ये दिया है जो पुरातात्विक स्थल हैं, इसमें एक तरफ स्थल का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी आइडेंटिकल खुदाई में मिलने वाली सामग्री के बारे में है। माइन्यूट कोई भी ऐसा हर उपकरण के बारे में नहीं दिया गया। एक ऐसी सामग्री दी गई है जो उस स्थल की आइडेंटिटी से डायरेक्ट कोरिलेट करती हो। तो ये सवाल केवल एक ही ऑप्शन या एक ही जगह की या एक ही उपकरण की जानकारी के साथ ही हो जाता है। ये सवाल जो आरबीएससी में लिखा हुआ है 6 छिद्रों वाली खोपड़ी, ये अभी रेट के पेपर में भी आया था। पीवाईक्यू भी है, पीवाईक्यू भी मैंने नोट्स में डाले हैं। अब आप देखेंगे कि कालीबंगा में यदि आप 6 छिद्रों वाली जो खोपड़ी से यदि मिला देते हैं तो 20 से 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 उसका उत्तर हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे कि आहड़ से 3 नंबर है, त्रिशूल वाली मूर्ति मिली है, बैराट से गोल मंदिर मिला है और गणेशवाड़ा से मछली पकड़ने का कांटा मिला है। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसमें यदि कोई इन्फॉर्मेशन आरबीएससी की बुक से स्टैंडर्ड 10 से 12 या 6 से 12 लेवल की बुक से निकाला गया है, तो मैंने इस तरीके से हेडिंग दे के लिखा गया है कि ताकि आपका ध्यान ज़्यादा एम्फेसिस फैक्ट्स को याद करने के लिए ज़्यादा एम्फेसिस के तरीके से जाए, इसलिए आरबीएससी की अलग हेडिंग से दी गई है। उसमें साफ साफ लिखा है कि बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज का प्रमाण रहा होगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया, उसका पेज नंबर 4 पे लिखा है, एक बच्चे के कंकाल के खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, मस्तिष्क शोध बीमारी इलाज का प्रमाण मिलता है। और ये जो दूसरा, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है मान लीजिए, और यदि आप किसी और
साइट्स को मैच करके फिर आप उत्तर निकालना चाह रहे हैं, तो ये जो गोपीनाथ ये शर्मा एंड पावा की किताब है, इसमें गोल मंदिर के बारे में बहुत डिटेल से लिखा है। ये मेरे पास शर्मा एंड पावा किताब का स्क्रीनशॉट है। इसका 72 नंबर पेज नंबर पे जाइए तो आप यहाँ देखेंगे कि बेराट स्थल बहुत सारी सभ्यताओं का केंद्र है। ये महाभारत काल से, वैदिक काल से, फिर महाभारत काल से, फिर मौर्य काल से, मौर्योत्तर काल, बौद्ध काल, गुप्त काल तक कंटिन्यूस प्रॉस्पर रही है सभ्यता। तो उसमें पूरी डिटेलिंग से लिखी गई है और बेराट का बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन रहा है। यदि आप इस किताब की कहानी भी पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये जो साइट्स हैं इसमें से बौद्ध अवशेष केवल बेराट से ही मिल सकते हैं, क्योंकि आहड़, कालीबंगा और गणेश्वरा लगभग 500 बीसी के आसपास तक आते आते ही खत्म हो गई थी। 500 बीसी से पहले पहले ही खत्म हो गई थी। बेराट एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो गुप्त काल तक चली। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी ये मैच करा सकते हैं कि बौद्ध सभ्यता स्थल बेराट में ही संभव है, क्योंकि उस समयकाल के दौरान केवल वही सभ्यता थी जो फ्लोरिश थी। फिर भी यदि आपको आइडिया नहीं है और ये किताब आप पढ़ते हैं तो ये स्टोरी बेस्ड ही आप कर सकते हैं कि दयाराम साहनी ने बीजक की पहाड़ी में उत्खनन कराकर मौर्यकालीन अनेक अवशेषों की खोज की। मौर्यकालीन अवशेष उसमें से एक था गोल मंदिर, बौद्ध विहार। और ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही लाइन में है, इसमें पूरा आगे डिटेल दिया गया है कि कैसे बौद्ध गोल मंदिर हैं, उसमें क्या क्या मिला है, कास्ट का क्या क्या निर्मित है, ईंटों से कौन कौन सा फर्श बना हुआ है, फिर उसमें क्या क्या मिला है, पूरी डिटेलिंग है। इस तरीके से ये मैंने देखो जो नोट्स बनाए हैं इसमें पिक्चराइज भी किया है। आपको पता है जब आप साइकोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें एडगर डेल का हायरार्की शंकु होता है, उसमें आपको पता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखे होते हैं उससे पिक्चराइज चीज़ें ज़्यादा रिटेंशन करती है, याद करने की क्षमता उसकी 20 से 30% तक ज़्यादा होती है। तो एग्जैक्ट जो गोल मंदिर मिला है, यदि इसकी पिक्चर आपके दिमाग में डाल दी जाए तो आपकी रिटेंशन अधिक अच्छी हो जाती है, क्योंकि रियलिटी और वर्ड में डिफरेंस कम हो जाता है। तो आप एक चीज़ को जान पाते हैं कि अच्छा ये गोल मंदिर इस प्रकार से मिला है। फिर यहाँ पर आपको ये 6th से लेकर 12th की आरबीएससी की जो स्टैंडर्ड बुक चलती है उनसे रिलेटेड जानकारी तो है ही है। और ये गोपीनाथ शर्मा और पावा दोनों की जो इन्फॉर्मेशन है, जो अलग अलग फैक्ट्स हैं, उनको स्टोरी के साथ डाला गया है, पिक्चराइज किया गया है। इसमें देखिए आप, दूसरा अभिलेख करलाइल ने भीमसेन की पहाड़ी से खरीदा। ये भी सवाल इसी परीक्षा में आया हुआ है कि भीमसेन की पहाड़ी से दूसरा शिलालेख किसने खोजा था, करलाइल ने। फिर ये जयपुर नरेश सवाई राम सिंह के काल में बौद्ध विहार मिला था गोल मंदिर, और इसी बौद्ध मंदिर के गोल मंदिर में स्वर्ण पेटी मिली है जिसमें मंजूसा में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है। फिर ये गोल मंदिर के बारे में आगे डिटेल किया गया है कि इसका जो द्वार है वो लकड़ी का बना हुआ था, फर्श ईंटों से बना हुआ था। आपको पता है मौर्य काल तक कहीं कहीं ईंटें मिलने का प्रमाण मिला है ऐतिहासिक काल में। फिर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि ये मंदिर का निर्माता अशोक था। फिर एक अन्य इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा इसने कहा कि ये भारतीय वास्तुकला की क्षमता रखने वाला कनेक्ट करता है कुल मिलाकर पुरातन जो सिंधु घाटी सभ्यता है और उसके बाद मौर्योत्तर काल का बौद्ध विहार गोल मंदिर है और गुप्त काल से, इन तीनों से कनेक्ट करने का मतलब है इतिहास में निरंतरता और परिवर्तन के साथ जोड़ता है। इससे संबंधित एक आरएस में सवाल भी आया था त्रिभंग मुद्रा से संबंधित मेंस में 5 नंबर का। खैर ये अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एक सवाल ये आया है कि ग्वालियर प्रशस्ति में किस राजा को नारायण की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि उन्होंने मलेच्छों का दमन किया था। अब आप सोच रहे हैं कि ये ऐसे माइन्यूट सवाल के लिए तैयार क्यों रहे हैं हम, जबकि यदि आप थोड़ी डिटेल में सिलेबस देखेंगे तो आपको देखेंगे कि जो प्राचीन राजस्थान है उसमें केवल 2 ही पॉइंट दिए गए हैं। बहुत सारे डायनेस्टी हैं लेकिन आपको केवल गुर्जर प्रतिहार और चौहान ही तैयार करने थे। बाकी जो सिलेबस है 8th से 18th सेंचुरी उसमें रिलेटिंग टू दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत आते ही 12th सेंचुरी हो जाता है। यानी कि आपको 8th से लेकर 12th सेंचुरी तक केवल 2 ही डायनेस्टी तैयार करनी थी, गुर्जर प्रतिहार और चौहान। इसी वजह से ये गुर्जर प्रतिहार की जालोर शाखा से सवाल आया। अब मैं आपको इसका सोर्स बताता हूँ कि ये कहाँ है। ये मेरे पास गोपीनाथ शर्मा की किताब है जिसमें प्रतिहारों का अभ्युदय अधिवेशन अभ्युदय हास 53 नंबर पेज पे इसकी डिटेलिंग है। इसमें देखो क्या लिखा है। सिंध की ओर से बलूचों का जब अटैक हुआ तो नागभट्ट ने इनकी सीमा में नहीं घुसने दिया, इसने प्रतिरोध किया, जिसकी वजह से चूँकि अब इसमें सिलेबस में भी एक चीज़ और भी डिटेल में लिखी गई है कि रेजिस्टेंस
अब कोऑपरेशन वाला पार्ट इन्होंने हटा दिया है, मुगलों से, अंग्रेज़ों से, मुगलों से होने वाले रेजिस्टेंस को इन्होंने सिलेबस में डाला, तो रेजिस्टेंस को आपको ज़्यादा जोर दे के पढ़ना पड़ेगा। तो इन्होंने बलोचों का रेजिस्टेंस किया, नागभट्टर ने इन्हें सीमा में नहीं घुसने दिया, और उसकी ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि मलेच्चों के दमन, आप देखिए वर्ड टू वर्ड कोई भी चेंज नहीं है, ग्वालियर प्रशस्ति नारायण मलेच्चों के दमन के कारण इसको उपाधि मिली थी। तो उस हिसाब से इसका सवाल क्या बैठेगा, नागभट्ट। अब आते हम ग्रुप 1 की तरफ कि ग्रुप 1 में सवाल कहाँ से है। ग्रुप 1 में पहला सवाल बहुत इजी था, जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। अब ये मेरे पास 10th की किताब है, इसमें कहीं भी एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सीधा सीधा नहीं लिखा है कि जालोर के अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। इसमें से लिखा है कि 1308 में जालोर के शक्तिशाली किले जो सिवाना वाला है उसका नाम खैराबाद रखा और कमालुद्दीन गुर्ग को उसका प्रतिनिधित्व किया, यानी कि जो सिवाना वाला किला है उसको 1308 में जीत के कमालुद्दीन गुर्ग को जोड़ दिया गया। लेकिन यहाँ 1311 में जब जालोर पर अटैक हुआ तो इसमें कौन नेतृत्व कर रहा है, ये संबंधित जानकारी इस किताब में नहीं है। इसमें बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। फिर आप इसकी जानकारी के लिए ये गोपीनाथ शर्मा की पेज नंबर 153 पे आ जाएगी, चौहानों का चरम उत्कर्ष संघर्ष और हार में। इसमें यहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल तरीके से और लंबा लिखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कमालुद्दीन गर्ग का नाम आता। आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो कमालुद्दीन गर्ग का जो भी काम किया है, जो जीतने के लिए जो भी स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट है, किस किस के साथ संघर्ष हुआ, उसने क्या क्या रणनीतिक अग्रता दिखाई, किस तरीके से जीता, उसकी पूरी कहानी लिखी है। कहानी से तथ्य याद करने में आसानी होती है। फिर भी मैं आपको दिखाऊँ, देखो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में खिलजी की सेना अधिक संख्या में और सुसज्जित रूप से जालोर की ओर बढ़ी। कानड़ देव ने उसके प्रगति को रोकने का प्रयास के लिए मालदेव बड़ी और वीरमदेव। तो पूरी एक कहानी है कि कैसे कमालुद्दीन गर्ग जालोर को जीतने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसकी सेना की संख्या क्या थी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या थी, उसको प्रतिरोध करने के लिए मारवाड़ों ने, राजपूतों ने क्या क्या किया, फिर कैसे संघर्ष चला, कितना लंबा चला। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि इस समय इसका नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग कर रहा था। आसानी से उत्तर निकाला जा सकता है। और इसका नोट्स भी बनाया गया, नोट्स का स्क्रीनशॉट मैंने डाला नहीं है, मैं ऊपर एक बार आपको बांध के दिखा चुका हूँ, उसी तरीके से पिक्चराइज किया गया है। अगला सवाल है कि ये जो अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध बहुत सारे सैन्य अभियान भेजे थे, उसमें से 1580 में मेवाड़ के विजय के लिए किसको भेजा था गया। ये कुछ लोग कहते हैं कि डाउटफुल है, लेकिन बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट और बहुत ही क्लियर है यदि आप डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा कहानी कम लिखी गई है कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने अचानक शेरपुर के मुगलों के अब्दुल रहीम खान खाना परिवार को, ये 1580 आगे लिखा हुआ। तो यदि आपको इसकी वर्ड टू वर्ड लाइन पता हो तो ही आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको एग्जैक्ट सवाल करना है तो फिर आपको थोड़ी इसमें इस तरीके से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यही सवाल आप देखोगे, यदि आप PYQ पढ़ते हो तो एक चीज़ की आपको समझ विकसित होती है कि पहले की परीक्षाओं में जो प्रश्न में जानकारी दी गई है उसी को वापस प्रश्न बनाकर प्रस्तुत किया गया। अब देखो, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की 2025 में जो दिसंबर में परीक्षा हुई थी उसमें सवाल क्या पूछा था, निम्न कथनों में कौन सा सही है। तो उन्होंने पहला कथन दिया कि 1580 के उत्तरार्ध में अकबर ने महाराणा के विरुद्ध अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी थी। अब ये स्टेटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 स्टेटमेंट बनाए, इन्होंने इस स्टेटमेंट से ये वाली लाइन निकाल ली और सवाल बना दिया। दूसरा स्टेटमेंट अलग है, लेकिन यदि यही स्टेटमेंट आपको याद है तो इस सवाल का आंसर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि ये माइन्यूट फैक्ट वाले इन्फॉर्मेशन से सवाल बनाएंगे तो रिटेंशन कैसे होगी। इतिहास में बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन ये एक्चुअली फैक्ट नहीं है। आपको हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, ऐतिहासिक समझ होनी चाहिए कि यहाँ से सवाल क्यों निकाला गया था। एक्चुअली यहाँ पर कहानी ये है कि इस समय एक शेरपुर की घटना हुई थी जिसमें महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की, स्त्रियों को बंदी बना लिया था। तो ऐसा होता है युद्ध में कि बदला लेने के लिए कुछ इस प्रकार से टैक्टिक्स ली जाती है। फिर महाराणा प्रताप एथिकल स्टैंड दिखाते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, युद्ध अपनी जगह है, सिविलियन अपनी जगह है, उनको छोड़ना चाहिए। तो हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी डिबेट है ये कि महाराणा प्रताप कितना महान था। एक लंबे संघर्ष के बावजूद भी उसमें बदले की भावना नहीं थी, विशेष रूप से स्त्रियों के प्रति।
तो उनकी जो स्त्रियों के प्रति उदारता की नीति है, उस नीति को डिपिक्ट करने वाली घटना है 1580 में वो युद्ध, और उस युद्ध में नेतृत्व कर रहा था अकबर का अब्दुल रहीम खान का नाम, और वो डेट थी 1580। तो वो महाराणा प्रताप को इथिकल और महान दिखाने वाली घटना को कनेक्ट करने के लिए 1580 से सवाल पूछा गया था, और बार बार ये इसी साल में यही सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको ये समझ ज़रूरी है कि जो इतिहास है उसमें इथिक्स और इतिहास का मैच कर रहा है। यदि ये चीज़ की आपको समझ आ गई तो आपको ये समझना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप का कैरेक्टराइज इथिकली हाई था, एक संघर्षशील और एक स्वाभिमानी पुरुष के रूप में था। तो ऐसी कौन सी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो उस चीज़ को फैक्चुअली बेकिंग कर रही है, तो उस तरीके की समझ यदि आपको है तो आप आसानी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि यहाँ से सवाल आने वाला है। ये भी सवाल आपको कहानी के रूप में आपको आसानी से शर्मा और पावा में भी मिल जाएगा और गोपीनाथ शर्मा में भी मिल जाएगा। दोनों ही किताबों से ये मैंने फैक्ट निकाला है, ये स्क्रीनशॉट मैंने नोट्स का दिया है, और मैं चाहता तो आपको किताब का नोट्स भी दे सकता था कि मतलब पेज नंबर के साथ भी, लेकिन चूँकि मैंने पर्याप्त आपको एविडेंस दे दिए तो मुझे ज़रूरी नहीं समझा। अगला सवाल देखते हैं कि भीमडूंगरी में स्थित अशोक का जो अभिलेख है वो किसने खोजा था। अभी ये सवाल भी आपको यदि आप देखेंगे तो ये आरबीएससी की जो किताब है इसमें लिखा है कि अशोक का जो भाबरू अभिलेख था पहले वाला वो कैप्टन बर्ट ने खरीदा था। तो आप देखिए कि जो ये मैंने नोट्स बनाए उसमें सब मेन हेडिंग है मौर्यकालीन सभ्यता के केंद्र, उसमें प्रथम अभिलेख अशोक का कैप्टन बर्ट ने खोजा था जो कोलकाता संग्रहालय में लिखा गया है। फिर उसमें एक आरबीएससी से संबंधित अलग फैक्ट है, देखो इस तरीके से मैंने डाला आरबीएससी का कि अशोक का भाबरू अभिलेख जो था जिसमें अशोक को बौद्ध अनुयायी बताया गया था वो इसकी पुष्टि करते हैं। फिर ये आरबीएससी में इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, फिर इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डिपेंड होना पड़ेगा शर्मा एंड पावा। तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज से सवाल यदि आ रहे हैं तो आपको उसको कंपाइल करना पड़ेगा। आप यदि एक तरफ आपकी बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन 10वीं की किताब में, एक तरफ आप गोपीनाथ शर्मा की किताब पे, एक तरफ ओल्ड आरबीएससी की बुक्स में से एक तरफ आप शर्मा की पावा में है, तो आप उसको रिवाइज़ नहीं कर सकते। मेरे नोट्स का मतलब यही फ़ायदा है कि आपको 5 से 6 रिसोर्सेज के जो नोट्स हैं वो एक जगह हैं। दूसरी बात, जहाँ इन्फॉर्मेशन है वहीं पीवाईक्यू डाले गए हैं। तो ये जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है यदि ये इसके साथ ही दे दी जाती है कि दूसरा अभिलेख कार्लाइन ने भीमसेन की डुगरी में खोजा था, और उसके आगे लिखा है कि गोल मंदिर की खुदाई राम सिंह के काल में हुई जिसमें बुद्ध प्रतिमा मिली, तो केवल इस लाइन से 2 सवाल किए जा सकते हैं। कार्लाइल ने भीमसेन की डुगरी, तो यही सवाल पूछा है भीमसेन की डुगरी से किसने खोजा, तो कार्लाइल ने। आसान सवाल था। अब ये इन्फॉर्मेशन 10वीं की किताब से निकाली गई है, इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है, केवल इतना सा लाइन। अब ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन है इसमें से जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो मैंने इतनी शॉर्ट और संक्षिप्त करके यहाँ डाल दिए। वो भी इस तरीके से डाली गई है कि जहाँ कैप्टन बर्ट था, अशोक का प्रथम अभिलेख था, उसको भाबरू कहा गया है, अशोक का बौद्ध अनुयायी था, तो उस हिसाब से व्यवस्थित करके डाला गया है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको पेज नंबर शर्मा एंड पावा के 70 नंबर पे साफ साफ तरीके मिल जाएगी। देखो क्या लिखा है, 1870 में कैप्टन बर्ट को यहाँ चट्टानों गुफाओं का निरीक्षण किया गया, यहाँ के मौर्यकालीन अशोक अभिलेख भी देखा। कार्लाइन ने 1872 में दूसरा अभिलेख भीमसेन की डुंगरी में तलहटी में खोजा और कनिंघम ने इसकी पुष्टि की। अगला सवाल देखते हैं कि चंद्रसेन ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। ये सवाल रीचेबल रिसोर्सेज से बाहर है। रीचेबल रिसोर्सेज का मतलब यह है कि आरबीएससी की जो स्टैंडर्ड बुक्स चलती है, मार्केट में जो आरबीएससी की बुक्स चलती है उसमें से ये सवाल नहीं था। चंद्रसेन को स्पेशली सिलेबस में मेंशन किया गया है। ये सवाल रीचेबल रिसोर्सेज से बाहर इसलिए था क्योंकि घटनाओं का विवरण तो कहा गया है, लेकिन ये जो कंसोलो की पोल और रामपोल की एग्जैक्ट लड़ाइयाँ उसका एग्जैक्ट नाम नहीं है। तो ऐसे में ये टिक करना मुश्किल है कि रियल एग्ज़ाम में रिकॉल करना मुश्किल है कि कौन सी लड़ाई कब कैसे और किस नाम से लड़ी गई थी। हालांकि यदि आप गोपीनाथ शर्मा पढ़ते हैं तो एलिमिनेट 2 ऑप्शन को कर सकते हैं कि दत्तानी का जो युद्ध था वो देवड़ा सुल्तान के विरुद्ध लड़ा गया था और उसमें ये जगमाल मारा गया था 1583 में।
तो देवड़ा सुल्तान दत्तानी के युद्ध में था, चंद्रसेन नहीं था। चंद्रसेन उस समय दूसरी जगह था। तो दत्तानी यदि आप एलिमिनेट करते हो सी तो बी श्योर हो जाता है। आपको केवल ए का देखना है, कंसोरों की पोल। इसका उत्तर ए बी है। ये ऐसा सवाल है जो रीचेबल रिसोर्स से बात नहीं है। चंद्रसेन पे सबसे ज़्यादा काम पंडित रेहू नाम की मारवाड़ का इतिहास नाम की पुस्तक में है, उन्होंने किया है। तो उनकी एक स्पेसिफाइज्ड समर्पित बुक पुस्तक है, उसमें से लिखा है। ऐसे सवालों के पीछे आपको भागना भी नहीं चाहिए। आप एक सवाल के लिए एक बुक को नहीं पढ़ सकते, विशेष रूप से तब जबकि ये सवाल जनरल स्टडी में आया है। आपको ये देखना होगा कि जो जनरल स्टडी में सवाल आए हैं वो ज़्यादातर सवाल बिल्कुल नए हैं। और यदि PYQ पूछे भी गए हैं तो 4-5 सवालों को कंपाइल किया गया है। और सवाल सारे के सारे सवाल स्टोरी बेस्ड हैं और ऐसे समझ पर आधारित हैं जहाँ पर आपको इतिहास की समझ होना ज़रूरी है। इस तरीके से आप चाहते हैं कि मध्यकालीन और प्राचीन और आधुनिक राजस्थान के जितने भी मूल पुस्तकें हैं उसमें बहुत सारी 6-7 पुस्तकें हैं, उसके जो फैक्ट्स वगैरह हैं उसके साथ जो स्टोरी है पिक्चराइज फॉर्म में है, क्रोनोलॉजिकल में व्यवस्थित नोट्स हैं, वो यदि आप चाहते हैं तो ये वीडियो लेक्चर में जिस चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ऐसी सामग्री चाहिए, ताकि मुझे एक इंसेंटिव रहे कि जो मैं इतना हार्डवर्क करना पड़ता है, एक एक चीज़ें किताब से निकालनी पड़ती हैं, 2-3 किताब पढ़नी पड़ती हैं, फिर उसको अलग अलग जगह पढ़ के व्यवस्थित पेस्ट करना पड़ता है, वहाँ से लिखना पड़ता है, उसको संक्षिप्त करना पड़ता है, उसमें फिर वापस क्रोनोलॉजिकल पढ़ना पड़ता है, सवाल देखने पड़ते हैं, सवाल जहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है वहाँ पर सवाल डालने पड़ते हैं, फिर उसको कैसे याद किया जाए उसको पिक्चराइज करना पड़ता है। यदि बहुत सारे फैक्ट है तो उसकी कोई एसोसिएशन ट्रिक से संबंधित चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बहुत मेहनत वाला काम है जब तक कि प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं प्राप्त हो। तो यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए ज़रूरी है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके साथ आपको कमेंट करना पड़ेगा कि ये चीज़ ज़रूरी है और हमें चाहिए। धन्यवाद।